नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान सीएम ने दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में शामिल होकर छात्र छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता परीक्षा पे चर्चा को सुना। इसके उपरांत विद्यार्थियों से चर्चा करते हुए सीएम साय ने बोर्ड सहित अन्य परीक्षाओं की तैयारी भयमुक्त और तनाव रहित वातावरण में करने के लिए छात्र छात्रों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल देश की प्रगति की चिंता नहीं करते, बल्कि वे युवाओं से विशेष जुड़ाव रखते हैं। उनका ये प्रयास है कि भावी पीढ़ी सही निर्णय ले, जीवन की परीक्षाओं को आत्मविश्वास के साथ दे और देश हित में अपनी ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग करे। प्रधानमंत्री की यह सोच परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से मूर्त रूप लेती है, तो देश के करोड़ों छात्रों और उनके अभिभावकों को संबल प्रदान करने वाली पहल है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से लगातार परीक्षा के समय देश के विद्यार्थियों से संवाद कर रहे हैं और उन्हें मूल्यवान टिप्स भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे को लेकर मीडिया से चर्चा कर जानकारी दी कि वे दिल्ली जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सभी राजदूतों से चर्चा होगी। वहीं 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जबरदस्त तरीके से होगा। सीएम ने कहा कि युवा, गरीब, बेरोजगार के लिए हमारी विश्व स्तर की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। ये बड़े उद्योगपति आएंगे, निवेश करेंगे। हर क्षेत्र में बड़ी संख्या में निवेश की संभावना है। आज यहाँ से दिल्ली जाकर के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के सभी राजदूतों के साथ मिलकर के विस्तार से उनकी बात करने वाला हूँ और उम्मीद करेंगे आप और हम सब मिलकर के 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट धूमधाम से मनाएंगे और मूल भाव अधिकांश युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए ये हमारी विश्व स्तर की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बड़े पैमाने पर अपनी भूमिका निभाएगी। बड़े पैमाने पर उद्योगपति आएंगे, उद्योग लगाएंगे, सभी प्रकार के क्षेत्र में निवेश की बड़ी संभावना रहेगी। मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को आश्वस्त करता हूं, सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए लगातार काम करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई है। इस मौके पर नानाखेड़ा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। विधायक अनिल जैन, कालूखेड़ा और शहर बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे हैं। ये पुण्यतिथि है। हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने आज का दिन समर्पण दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। आज हम पूरी पार्टी उज्जैन नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश में समर्पण दिवस के रूप में मनाती है और पार्टी को चलाने के लिए, पार्टी के कार्यालय को चलाने के लिए, पार्टी की व्यवस्था को चलाने के लिए हर व्यक्ति से समर्पण के रूप में जो है राशि ली जाती है। उसी तारतम्य में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को स्मरण करते हुए उन्होंने एकात्म मानववाद का जो दर्शन दिया है उसको आत्मसात करते हुए आज का ये कार्यक्रम हमने संपन्न किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर समर्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। पंडित जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ साथ हमने आह्वान किया सभी कार्यकर्ताओं से कि पंडित जी के एकात्म मानव दर्शन के और उनके विचारों को अंगीकार करते हुए पार्टी में शुचिता स्थापित हो, पार्टी में सदैव पारदर्शिता बनी रहे और पार्टी के काम में भी पारदर्शिता बनी रहे। इसलिए कुशाभाऊ ठाकरे जी ने आज के दिन समर्पण निधि की स्थापना की और सभी कार्यकर्ताओं से हम 1000, 5000, 2000, 10,000 तक की समर्पण निधि लेते हैं और उससे पार्टी का निरंतर खर्च साल भर के लिए चलता है। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में 9 फरवरी को सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए बड़े ऑपरेशन में 31 वर्दीधारी नक्सली मारे गए हैं। इस अभियान में कई हथियार बरामद किए गए, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे 2 वीर जवान शहीद हुए और 5 जवान घायल भी हुए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा घायल जवानों से मिलने निजी अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने जवानों का हाल जाना और उनके अदम्य साहस की सराहना की है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी वीरता, समर्पण से ही प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिल रही है। पूरा प्रदेश आपके साथ खड़ा है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों को घायल जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए और कहा कि सरकार उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हर संभव सहायता सुनिश्चित करेगी।
कोंडागांव नगरीय निकाय चुनाव 2025 में जिले के मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। मतदान के प्रति जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है, जिसके चलते जिले में आपको बताते चले कि 76.31% मतदान दर्ज किया गया। बुजुर्ग, युवा, दिव्यांग और तृतीय लिंग समुदाय के लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाई है। आपको बता दें कि कोंडागांव नगरीय निकाय चुनाव 2025 के जिले के मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया और मतदान के प्रति जनता में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के तहत मतदान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के बाद मतदान दल वापस अपने गंतव्य को चले गए। इस दौरान कोंडागांव नगर पालिका के स्वामी आत्मानंद वार्ड में मतदान संपन्न कराने गए दल की सबसे पहली वापसी जो है वो हुई है। मतदान दल के लौटने पर उप निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत चार्ली और सहायक रिटर्निंग अधिकारी अजय सिंह उराव ने आत्मीय स्वागत किया है। साथ ही अधिकारियों ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने पर मतदान दल के सदस्यों की कर्तव्य निष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे लोकतंत्र की नींव और मजबूत होती है। आपको बता दें कि मतदान दलों की अब वापसी भी हो गई है। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव होने थे जो कि अब संपन्न हो चुके हैं और आपको यह भी बताते चलें कि मतदान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के बाद में मतदान दल वापस अपने गंतव्य को चले गए हैं। इस दौरान कोंडागांव नगरपालिका के स्वामी आत्मानंद वार्ड में मतदान संपन्न कराने गए दल की सबसे पहली वापसी हुई है। मतदान दल के लौटने पर उप निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत और साथ ही उन्होंने अजय सिंह ने भी उराव ने आत्मीय स्वागत किया है। नगरीय निकाय चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। अपने नेता मंत्री अपने अपने क्षेत्र में मतदान कर लोकतंत्र के इस पर्व को बड़े से बड़े गर्व से मनाया गया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया और लोकतंत्र पर्व के महापर्व को मनाया है। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने दादाजी धूनीवाले जिला चिकित्सालय सह नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सक महाविद्यालय का निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मरीजों से बातचीत की और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली है। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रबंधक को फ्लोर पर बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही एक्सपायरी दवाओं की सूची अपडेट करने, प्रसूता वार्ड में सुरक्षा सुनिश्चित करने और दंत रोग विभाग को एक जगह पर रखने के निर्देश दिए हैं। इस निरीक्षण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन, अनुविभागीय अधिकारी बजरंग बहादुर और अस्पताल के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। के साथ में CMHO साहब के साथ में हमारा जो ओल्ड हॉस्पिटल है और जो नए 2 ब्लॉक बने हैं हमारे मेडिकल कॉलेज के, उनका भ्रमण का वसीम भैया हाथ जरा पीछे। इस संदर्भ में सबसे पहला जो एक आपत्तिजनक बात चली है पता कि थोड़ा सा वार्ड का हमारा मिसमैनेजमेंट है। हमारे कुछ एक ऐसे सेक्शन हैं जो मल्टीपल जगह चल रहे हैं, जैसे पेशेंट को तकलीफ आएगी। दूसरा, कुछ ऐसा पाया गया कहीं पर तो रूम खाली पड़े हैं और कहीं पर हमारे बेड कम पड़ रहे हैं और नीचे भी पेशेंट पड़ रहा है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट पाई गई है। बट ओवरऑल जो आमजन से बात की गई है तो यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। साथ में मैजिस्ट्रेट्स को निर्देशित किया गया है कि स्पेशली जो रात में हमारी महिला आती हैं प्रसूति के लिए, उनके यहाँ पर चेक करें कि कोई मेल अटेंडर रात को उपस्थित न रहे। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा की तरफ से रायसेन निवासी प्रमोद अहिरवार को कान की मशीन दी गई है। कलेक्टर के निर्देश पर
CMHO की तरफ से प्रमोद को उसके कान में मशीन लगाकर चेक भी कराई गई। मशीन लगने के उपरांत कलेक्टर विश्वकर्मा ने प्रमोद से पूछा कि अब ठीक से सुनाई दे रहा है। इस पर आवेदक ने भी कहा कि अब साफ साफ सुनाई दे रहा है और कान की मशीन के लिए धन्यवाद देते हुए खुशी अपने घर के लिए रवाना हुआ। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देते हुए आवेदक प्रमोद ने बताया कि उसे कम सुनाई देता है। बातों को सही से समझ न पाने की वजह से उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर ने प्रमोद की जांच उपरांत कान की मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोमवार को प्रयागराज महाकुंभ से गंगा जल लेकर आए टैंकर का स्वागत किया है। उन्होंने विधि विधान के साथ में पवित्र गंगा जल से भरे टैंकर की आरती कर अभिनंदन किया है और इस मौके पर मंत्री सारंग ने बताया कि नरेला विधानसभा के लोगों के लिए हर घर गंगे पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रयागराज महाकुंभ का पवित्र गंगा जल हर घर तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। इस गंगा जल को विशेष रूप से प्रयागराज से लाया गया है और इसे बोतलों में पैक कर वितरित किया जाएगा। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि महाकुंभ के पावन अवसर पर प्रयागराज से गंगा जल मंगवाया गया है। इसके प्रत्येक नागरिक अपने घर पर ही स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सके और धार्मिक कार्यों में भी इसका उपयोग कर सके। इस पहल पर स्थानीय निवासियों ने भी विशेष उत्साह देखने को मिला। उन्होंने मंत्री सारंग से इस प्रयास के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने हर्षोल्लास के साथ पुष्प वर्षा की और ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरे क्षेत्र को भक्तिमय वातावरण में बदल दिया। सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ का गंगा जल हम आज टैंकर के माध्यम से भोपाल लेकर आए हैं। हर सनातन धर्मावलंबी का यही प्रयास रहता है कि वो कुंभ में डुबकी लगाए और बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते। तो हमने ये प्रयास किया कि हम कुंभ से गंगा जल भोपाल लेके आए और वो हम लेकर आए हैं और एक एक घर में हम ये गंगा जल का वितरण करेंगे बॉटल के माध्यम से। बिलासपुर निवासी समाज सेवी और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता डॉक्टर जितेंद्र सिंगरौल की ओर से अपने पिताजी देवनाथ सिंगरौल के पार्थिव शरीर को 1 साल पहले शासकीय आयुर्वेद चिकित्सकीय आपको बताते चलें कि शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सक महाविद्यालय बिलासपुर में देहदान किया गया था। उनके प्रथम पुण्यतिथि पर वैदिक महाविद्यालय में सिंगरौल परिवार ने कदम का पेड़ रोपण कर देहदान के महत्व को याद किया। उक्त कार्यक्रम रचना शरीर के विभाग की ओर से देहदान के लिए जागरूकता के उद्देश्य से किया गया। दहीची देवनाथ सिंगरौल की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिवार ने कदम का पेड़ रोपण के पावन अवसर पर दहीजी देवनाथ सिंगरौल के बेटे डॉक्टर जितेंद्र सिंगरौल समेत उनके परिवार के सदस्यों और विद्यार्थियों ने पौधारोपण किया है। प्राइड ऑफ एमपी सीजन 4 का मेगा ऑडिशन भोपाल के रिवेरा क्लब में आयोजित किया गया। लगभग 100 से अधिक युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्राइड ऑफ एमपी सीजन 4 में भाग लेने के लिए नामांकन किया। कार्यक्रम के आयोजक रूपी खान ने भी बताया कि प्राइड ऑफ एमपी हर साल होनहार युवा युवतियों का चयन अशोक के माध्यम से उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म देता आ रहा है। सीजन 1 की पार्टिसिपेंट बिग बॉस फेम ईशा मालविया भी शो का हिस्सा रह चुकी हैं और इस साल भी यंग टैलेंटेड युवा युवतियों ने भाग लिया है और हमारी यही कोशिश रहती है कि प्राइड ऑफ एमपी से जुड़ने वाले प्रतिभाशाली युवक युवतियों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। राजधानी भोपाल में आ रहे हर प्रोजेक्ट उनको हिस्सेदारी दिलाई जाए, जिससे प्रतिभाशाली और होनहार बच्चों को जो है वो अपनी प्रतिभा को देश भर के सामने लाने का मौका मिले। इस शो का ग्रैंड फिनाले 22 फरवरी को भोपाल के रीवा रिजॉर्ट में किया जाएगा, जिसमें जो है मुख्य अतिथि के रूप में सेलिब्रिटी मॉडल और टीवी रियलिटी शो में अपनी पहचान बनाने वाली कई कलाकार मौजूद रहेंगे। देखिए, हमारे पास 100 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे जो कि ऑनलाइन हुए थे। फिर हमारे ऑफलाइन ऑडिशन जैसे कि आपने देखा चल रहे हैं।
और ये लास्ट ऑडिशन था और हमारे पास 50 कैंडिडेट जो 50 मॉडल हैं हमारे, ये फिनाले में परफॉर्म करेंगे। ऑडिशन का पहले बता दीजिए और क्या थीम रहने वाली है इस बार आपके शो? देखिए, जैसे कि हम इंडियन सभ्यता और इंडियन कल्चर को ही फॉलो करके इस शो में चलते हैं और जैसे कि हमारा पहला राउंड जो है वो हमारा है प्राइड ऑफ एमपी नाम का ही हमारा राउंड है, जिसमें कि इंडियन ड्रेसेस को प्रमोट किया जाएगा। और सेकेंड राउंड हमारा रेट्रो थीम पे है, जिसमें कि हमारा बॉलीवुड फैशन जो कि 70s 80s का फैशन था वो दिखाया जाएगा। और लास्ट हमारा फाइनल राउंड इवनिंग राउंड रहेगा, जिसमें कि गाउन। बड़वाह के नागेश्वर स्थित प्राचीन श्री गोपाल लाल मंदिर में विराजमान अष्टभुजाधारी ठाकुर जी दुर्लभ श्री विग्रह प्रतिमा के 300 वर्ष पूरे होने पर 7 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत 19 फरवरी से होगी। प्रतिदिन में पूजन अनुष्ठान और रात में देश के कई प्रांतों से आए कलाकारों की भजन संध्या होगी। मुख्य आयोजन 25 फरवरी को है और जिसमें 300 वर्ष में पहली बार अष्टभुजाधारी ठाकुर जी की प्रतिमा को 21 फीट लंबे फूल बंगले के रूप में सुसज्जित रथ पर नगर भ्रमण कराया जाएगा। अपने गोपाल मंदिर बड़वाहा में श्री गोपाल जी को 300 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बड़वाहा में गोपाल मंदिर में 7 दिवसीय आयोजन अपने गोपाल मंदिर भक्त मंडल द्वारा किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय भव्य आयोजन में ऐतिहासिक बात यह है कि अपने अष्टभुजा जो गोपाल जी हैं, ये जो कि भारतवर्ष में केवल 2 ही हैं, एक अपने यहाँ है बड़वाहा में और एक धार जिले में है। तो अपने ठाकुर जी का 300 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये जो भव्य आयोजन किया जा रहा है गोपाल मंदिर भक्त मंडल द्वारा, इसमें मुख्यता ये है कि 7 दिवसीय आयोजन है। जो प्रातःकालीन में ठाकुर जी का उत्सव इस प्रकार किया जाएगा कि प्रथम ध्वजारोहण और कलश स्थापन और देवताओं का आवाहन है प्रथम दिन। द्वितीय दिन में ठाकुर जी का 11 कुंडल दूध से महाभिषेक है। तृतीय दिन फूलों से अर्चन है। चतुर्थ दिन में 51,000 तुलसी दल से अर्चन किया जाएगा। पंचम दिवस में अपने वैष्णव परंपरा के अनुसार रामार्चन पूजन का आयोजन रखा गया है। छठे दिन में 56 भोग और यज्ञ है। 7वें दिन में जो राजशाही पेशवाई हमारे श्री गोपाल जी की जाएगी, उसमें कम से कम भारत वर्ष से हर प्रांतों से आए हुए 1000 संतों के सानिध्य में ये शोभित यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कि 1000 संत महामंडलेश्वर श्री महंत आदि सब रहेंगे। और इसमें हाथी, घोड़े, बग्गियां और ऊंट, ये सब इसमें ठाकुर जी के रथ में रहेंगे, ठाकुर जी के सानिध्य में रहेंगे। ठाकुर जी का जो रथ है वो 21 फीट का रथ बनाया गया है, जो कि फूल बंगले के तौर पर सजाया जाएगा। जैसे कि फूल बंगला बनाया जाता है ठाकुर जी का, इस प्रकार से उसको बनाया जाएगा। और जब ठाकुर जी मुख्य मार्ग से महात्मा गांधी मार्ग से निकलेंगे, उस समय ठाकुर जी के रथ के सामने रोड के आइट साइड में, जैसे कि प्राचीन परंपरा के अनुसार केले रखे केलों के पौधों से सजाया जाता था, सुसज्जित किया जाता था, उसी प्रकार हमने 1000 केले के पौधे लगवा रखे हैं। उन 1000 केले के पौधों को मार्ग के दाएं बाएं में लगाया जाएगा, ताकि एक प्राकृतिक तौर पर ये संदेशा सबको जाए और सभी इससे सीखें एक सहज में। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम किया जाएगा। रायपुर में मेयर चुनाव के लिए मतदान से पहले फायरिंग हुई है और आपको बताते चलें कि राजधानी रायपुर के गोल बाजार थाना स्थित चिकनी मंदिर के पास एक युवक ने अपनी पिस्टल से फायरिंग की है और बताया यह भी गया कि विवाद के बाद अपनी देसी पिस्टल से हवाई फायरिंग की गई। आपसी विवाद की वजह से ये फायरिंग की गई है। पूरा मामला गोल बाजार थाना क्षेत्र का है। फिलहाल मामले पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से एक देसी पिस्टल बरामद की गई है। थाना गोल बाजार क्षेत्र में कल रात में लगभग 12:30 बजे के आसपास पिस्टल से फायर करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तारी किया गया है। थाना गोल बाजार क्षेत्र में कल पुष्प का कार्यक्रम आयोजित था चिकनी मंदिर रोड पर। उसी दौरान लगभग 12:30 बजे के आसपास उसी गली में ऐसी सूचना मिली कि 2 लोग आकर के वहां किसी एक व्यक्ति के द्वारा पिस्टल से गोली फायर किया गया। इस सूचना पर तत्काल शहर की पूरी टीम और एसीसीयू की पूरी टीम मौके पर पहुंची। मौके के आसपास के अवलोकन उपरांत और पास में जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए, उसके आधार पर यह ज्ञात हुआ
कि उसके दौरान ही उस गली में जाकर के काफी लोग उपस्थित थे। उसी दौरान 2 व्यक्तियों में से एक के द्वारा पिस्टल से 2 राउंड फायर किया गया। सीसीटीवी देखने के उपरांत तो आरोपियों का चिन्हांकित किया गया और पुलिस पार्टी के द्वारा लगातार इसके संबंधित ठिकाने पर दबिश दिया जाकर के 12 घंटे के पूर्व ही इस अपराध में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रमुख तौर पर सैफुद्दीन उर्फ टप्पू और दूसरा मोहम्मद कलीम। ये दोनों मधापारा थाना क्षेत्र के निवासी हैं और लखुटी या फिर कबाड़ी या फिर इस प्रकार के काम करते हैं। इसके पीछे उद्देश्य उसको लोगों में रौब जमाने का था, जिस पर 2 फायर किया गया। क्योंकि मामला फायर से जुड़ा हुआ था, पिस्टल से जुड़ा हुआ था, पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और थाना गोल बाजार में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 28 धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत में कार्रवाई की जा रही है। इसके विरुद्ध में और भी आगे की कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके पिस्टल की उपलब्धता या सप्लाई के संबंध में भी इनसे पूछताछ किया जाकर उसके विरुद्ध में भी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर के संतोषी नगर में रहने वाले 3 बांग्लादेशी भाई इस्माइल अकबर और साजन तीनों इराक जाने के लिए ही भारत आए थे। तीनों का ठिकाना पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था, जिसके बाद से ये तीनों रायपुर आकर बस गए। मुंबई एटीएस की टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गिरफ्तार किया गया है। इनके पास जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उनमें संदेह व्यक्त किया गया है, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। वर्तमान में इन तीनों को मुंबई से एटीएस के माध्यम से गिरफ्तार किया जा रहा है। ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया है। रायपुर माननीय न्यायालय से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर ली गई है। सभी पहलुओं पर जांच के दौरान में दस्तावेज संकलित किए जाएंगे और पूछताछ किए जाएंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में थाना टिकरापारा में धारा 318(4), 338, 341, 111 BNS और पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं के साथ में अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ रह के क्या कर रहे थे, क्या करते थे और कब से रह रहे थे? यहाँ रह के क्या कर रहे थे? ये वर्तमान में 26 जनवरी 2025 को थाना टिकरापारा के संतोषी नगर मिश्राबाड़ा से छोड़ करके मुंबई और बाद में इराक भागने की तैयारी में थे। वहां भागने के पूर्व कबाड़ी का धंधा करते थे और तीनों भाई एक साथ में रहकर निवास। ये जो दस्तावेज तैयार किए गए थे उसमें जिन्होंने मदद की है, क्या उन पे भी कुछ आगे पूछताछ की जाएगी? जो भी जिसके द्वारा भी दस्तावेज फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने या फिर रुकवाने में जो मदद किए गए थे, अगर इसमें संदिग्ध पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध जुड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज मिश्रा की कार दुर्घटना में मौत हो गई है। यह दुर्घटना प्रयागराज से लौटते समय देर रात घटी, जिससे संगठन को अपूरणीय क्षति हुई है। पंकज मिश्रा का योगदान मानवाधिकार संरक्षण में अभूतपूर्व था। उनकी अचानक मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उनके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन लक्ष्मी नारायण खेरोनिया के कार्यालय में उनके साथियों के सहयोग से किया गया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने नम आंखों से पंकज मिश्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण खेरोनिया, एडवोकेट जगदीश रघुवंशी सहित अन्य प्रमुख नेता और उनके साथी उपस्थित रहे। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।